राधे राधे दोस्तों। हिंदी की जो सीरीज है जिसमें हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आज हम लोग संज्ञा और उसके भेद को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, भाव, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किंतु रंगों के नाम को छोड़कर। आपको ये ध्यान रखना है, रंगों के नाम को छोड़कर। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम पटना जा रहा है, गाय एक चौपाया जानवर है, बुढ़ापा दुखदाई होता है, सभी के साथ प्रेम करो। इस वाक्य में जो राम व्यक्ति का नाम है, गाय पशु की एक जाति है जो विशेष नाम है, बुढ़ापा एक दशा है विशेष नाम है, प्रेम एक एवं भाव विशेष नाम है। अतः राम, गाय, बुढ़ापा, प्रेम ये सब क्या है? संज्ञा है। अब बात करें हम लोग संज्ञा के भेद के, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राम, कुर्सी, पटना या आदि, ये सब क्या है? खास नाम है। अब बात करें जातिवाचक संज्ञा का, तो जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है? जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, गाय, लड़का, लड़का को बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, सबका नाम अलग हो सकता है। लड़की, कुत्ता, कुत्ते भी बहुत नस्ल के हो सकते हैं, पशु भी बहुत तरह के हो सकते हैं, फूल भी बहुत तरह के हो सकते हैं। तो एक विशेष जाति का बोध करें तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बात करें समूहवाचक संज्ञा का, तो जिस शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सेना, सेना क्या है? एक अकेला नहीं होता, पूरा झुंड होता है, एक समूह है। भीड़, वर्ग, सभा, गुच्छा आदि, इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा का, तो जिस वस्तुओं को नापा तौला जा सके ऐसी वस्तु को के नामों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना इत्यादि। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, बुढ़ापा, ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता, ये सब क्या है? तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे है। अगर हमको भाववाचक संज्ञा बनाना हो, जैसे जातिवाचक संज्ञा दिया है, जातिवाचक से हम लोग भाववाचक बना सकते हैं। जैसे दानव का क्या हो जाएगा? दानवता। मनुष्य का हो जाएगा मनुष्यता। मैक्सिमम हम लोग ता लगा के बनाते हैं। और प न, देखिए बच्चा का हो जाएगा बचपन, लड़का का हो जाएगा लड़कपन। तो इस तरह से ना भी प न मिल के बनाते हैं। या तो फिर ता, देखिए भ्राता है तो भ्रातत्व हो गया, और माता हो गया मातृत्व हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया, राष्ट्रीयता हो गया। इस तरह से इसको क्या करते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में चेंज करते हैं। अब बात करें सर्वनाम से। देखिए सर्वनाम से कैसे चेंज करें। स्व है, त्व लगाते हैं। स्वत्व हो गया, अपना का अपनत्व, निज का निजत्व, सर्व का सर्वज्ञ हो गया, अहम का अहंकार हो गया, मम का मेरा, ममता ममत्व हो गया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। अब बात करें आगे, देखिए विशेषण से कैसे चेंज करेंगे। तो धीर से क्या बनेगा? तो धीरता बन जाएगा या धैर्य हो जाएगा। सम, समता, समानता। मीठा से क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगा। गोरा से गोरापन, गोराई। निर्धन, निर्धनता। असभ्य से बन जाएगा असभ्यता। प्रयुक्त, प्रयोग। दुष्ट, दुष्टता। महान, महानता। ये बनाना बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। सूर का क्या हो जाएगा? सूरता। वीर का वीरत्व या वीरता भी हो जाएगा। नीला का नीलापन। लघु, लघुत्व, लघुता। सभ्य, सभ्यता। साहित्यिक, साहित्य। एक, एकता। अंध, अंधकार। दुखद, दुखदाई। विपन्न, विपन्नता। इस तरह से बना सकते। क्रिया से बनाना तो खेलना का हो जाएगा खेल। लिखना का लिखावट। बनाना का बनावट। चढ़ना का चढ़ाई। लूटना का लूट। पुकारना का पुकार। चीखना का चीख। उड़ना का उड़ान। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें अव्यय से, तो अव्यय का क्या हो जाएगा? निकट का निकटता। वाह वाह का वाहवाही हो जाएगा। समीप, समीप्य। दूर, दूरी। धिक, धिक्कार। मना, मनाही। अब देखिए तरह कुछ अलग, जैसे आरामदायक का हो जाएगा आराम। संतोषप्रद, संतोष। शक्तिमान, शक्ति। लाभप्रद, लाभ। प्रशंसनीय, प्रशंसा। बलशाली, बल। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब व्यक्तिवाचक से चेंज करना, रावण का हो जाएगा रावण का रावणत्व। हिटलर का हिटलरी। राम का रामत्व। भारत का भारतीय। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? चेंज करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं।
अब आपको इसमें कुछ याद करने वाला फैक्ट, तो याद क्या रखना है, जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना होता है। जब समूहवाचक संज्ञा समूह की समूह इकाइयों को प्रकट करता है तब बहुवचन प्रयुक्त है। जैसे दोनों सेनाएं, जैसे देखिए हम सेना बोलते हैं, सेना बहुवचन ही है, लेकिन अगर हमको दो तरह की उसको बहुवचन में बताना हो तो दोनों सेनाएं, बहुत सारी सेनाएं, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। जब कभी भाववाचक संज्ञा सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कि बुराइयों से बचकर रहो, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब बात करें आगे, कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि। अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं, जैसे लड़का का लड़कपन हो जाएगा, गरीब गरीबी, इस तरह से ये यौगिक के रूप में यूज होता है। चलिए अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव और क्रिया शब्दों के अंत में देखिए हम लोग क्या लगाते हैं, या तो त्व लगा देते हैं, हम लोग इसमें त्व लगा देते हैं, ता लगा देते हैं, वन लगा देते हैं, पा, आस, आई, वट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी तरह से हम लोग इसमें हट इत्यादि प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो इस तरह का प्रत्यय हम लोग लगाकर क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, मित्र का मित्रता हो जाएगा, अपना का अपनत्व, लंबा का लंबा, इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए क्वेश्चन है पहला, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। देखिए कुंज क्या है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। अब बात करें कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा। तो ये एक जाति है, क्योंकि कोयले बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करें सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सोना चांदी में तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर सोना चांदी वगैरह इसको हम नापते हैं, तौलते हैं, तो ये द्रववाचक संज्ञा के अंदर में आएगा। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, या भाववाचक। तो ये हो जाएगा भाववाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, या महेंद्र। तो देखिए एक व्यक्ति यानी कि पर्सनल नाम होना चाहिए, जो कि है महेंद्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व, ये शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए अगर किसी के धर्म, गुण, अवस्था वगैरह का पता करना हो तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए लंबाई, बहन, दया, चतुरता। तो देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, नहीं है, जो है ऑप्शन बी बहन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं। नामवाची, संज्ञा, नामधारी, या विशेष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संज्ञा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से पद का, पक्षी के नाम का, पशु के नाम का, या आदमी की जाति का। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होगा, तो आदमी की जाति के नाम का नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामायण, पटना, औरत, या गंगा। नहीं है, तो रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है तो आप ऑप्शन देख लीजिए, लोहा, घड़ी, तेल, दूध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या तो फिर विशेषण है, या सर्वनामिक विशेषण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, पूछा नहीं है, तो ये मिठाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो क्या हो जाएगा, यमुना, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्सनल नाम है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है। चतुरता है, वीर, मनुष्य, गुरु। तो देखिए क्या हो जाएगा, चतुरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्रता, तो मांडवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। मोहन, नदी, हरियाली या अयोध्या। रखा जाएगा तो ये कौन सा है शब्द, यह है हरियाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम है, यह, हम, कोई, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। देखिए बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि सब किसके अंतर्गत रखेंगे, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। देखिए कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या क्रुद्ध। संज्ञा है के बारे में पूछा गया है, तो क्या कौन सा संज्ञा है, तो क्रोध इसमें संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा के रूप के प्रकार, रूप रचना के आधार है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग वचन कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या संधि समास और प्रत्यय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग वचन और कारक, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है। धिक्कार शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रववाचक। ये एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं है के बारे में पूछा है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार या स्वतंत्रता दिवस। तो क्या हो जाएगा, डकैती भाववाचक, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके 25 क्वेश्चन देखें और ये इसके आंसर हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब इससे आगे का टॉपिक देखते हैं, हम लोग कवर करेंगे जो है सर्वनाम और उसके भेद। अभी हम लोग सर्वनाम और उसके भेद के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, संज्ञा के बदले अथवा प्रतिनिधित्व के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मीन्स कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब बात करें, राम बहुत तेज लड़का है, तो राम तो संज्ञा है, लेकिन वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ वह जो है वह सर्वनाम है, जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ। हम देखिए बार बार राम यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसके बदले में जो शब्द आता है तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वहीं राम की जगह पे क्या आया है, वह आया है, तो इसमें वह क्या है, सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, ठीक है। अगर बात करें तो मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 है। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, इस तरह से ये 11 है। तो इन 11 की संख्या आपको याद रखना है। अब बात सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत में आएगा मैं, तुम, वह, हम, वे, ठीक है। अब बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह निकट के लिए, वह दूर के लिए। और निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, क्या, कुछ। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। चलिए इस तरह से 6 भेद हमको देखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बारे के बदले आता है उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 उपभेद में बांटा गया है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष के लिए यूज होता है। अब मध्यम पुरुष से बात करें, सुनने वाला, जिसको हम, जो उत्तम पुरुष है जिसको सुना रहा है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। तो सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको इत्यादि। अब बात होता है कि जिसके बारे में जो प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, जो कि जिसके बारे में बात कर रहा है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही है किंतु वो उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उसका, उसकी, उनका आदि। अब बात करें दूसरा है जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों में से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है, वह उसकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। इस तरह से हम लोग ये देखें जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिस सर्वनाम शब्दों से वक्ता, जो बोलने वालों के लिए जो दूरस्थ व्यक्ति है या पास के व्यक्ति है उसे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, मतलब क्लियर नहीं है इसमें। जैसे हम लोग बोलते थे कोई, कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे, देखिए निश्चित नहीं है कि कौन आया है या कोई या कौन आएगा।
चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया ये हमें पता नहीं है, तो इस तरह से सर्वनाम को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करें निजवाचक सर्वनाम का, तो जिस सर्वनाम से अपने आपका या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी, मतलब निज यानी कि अपना। अब बात करें जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो इसमें निज का बोध हो रहा है, मैं खुद चला जाऊंगा, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। अब बात करें पांचवा सर्वनाम का भेद है जो कि है संबंध संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, यानी कि जो मेहनत करेगा वह अवश्य फल होगा, अवश्य सफल होगा। वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी। इस तरह से हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम को देखें। अब आगे बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम का। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, यानी कि कौन क्या, तुम्हारे पास क्या है, दूध से क्या गिर गया, इस तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम एक नज़र में देखिए, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक के तीन थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। में उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। और अगर बात करें निश्चयवाचक में, अगर निकटवर्ती के लिए हम लोग यह और ये का यूज करते हैं, और दूरवर्ती के लिए यह या वे का यूज करते हैं। अनिश्चयवाचक हो गया जिसमें हमें प्राणी बोधक हो जैसे कोई, और वस्तुबोधक में कुछ, संबंधवाचक हो गया जो, सो, प्रश्नवाचक में कोई, क्या, और निजवाचक में स्वयं और आप। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रयोग संबंधन में नहीं होता, अर्थात इसमें केवल 7 कारक है। जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझको, मुझ पर आदि। कभी कभी कुछ शब्द समूह जो होते हैं ना वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ, हर कोई, कुछ भी आदि। अब बात कर रहे हैं कि सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतरण नहीं होता। जैसे वह जाता है या वह जाती है, तो बस इस तरह से रहता है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे आप से आदर और तू और तुम से अनादर का बोध होता है। अब चलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्या है, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। देखिए हम आता है, ये क्या होता है, उत्तम पुरुष, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, ऐसे हम बताते हैं आंसर। 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि है 6। यह कौन सा सर्वनाम है, देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यह हो जाएगा निश्चयवाचक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए ये होता है मध्यम पुरुष, पहला होता है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम को छांटना है, तो क्या हो जाएगा, कल वह विद्यालय जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें सर्वनाम का, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह, क्या हो जाएगा, वह, जो कि संज्ञा के बदले में आता है। चलिए अब बात करें इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। कोई, आप, मैं, वे पुरुषवाचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई पुरुषवाचक में नहीं आता है। अब बात करें इनमें से कौन सा सब सर्वनाम नहीं है ही नहीं। कुछ, कौन, क्या, इधर। तो देखिए सर्वनाम नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये अव्यय है। अब बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो, वे, कौन, आप। तो कौन मतलब उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि है कौन। अब बात करें अगला क्वेश्चन का। तो मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताना है आपको। जैसे मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। देखिए कुछ तो क्लियर नहीं पता चल रहा था, ये एक अनिश्चयवाचक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग आगे अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए तुम उधर बैठो, यह किसका घर है, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है।
तो किस में हुआ है, तो ये हुआ है यह किसका घर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है। देखिए प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो आप लोगों को पता ही होगा ये हो जाएगा अनिश्चय। कुछ से क्या पता चल रहा है, क्लियर कुछ नहीं हो रहा, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब देखते हैं देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है। देखो कौन आया है, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये क्या देखिए क्वेश्चन किया जा, प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंध या प्रत्यय हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम है। तो देखिए राम का ये क्लियर है कि किसका है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन को। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है। देखिए उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, अन्य पुरुष में है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष है जिनसे हम बात कर रहे हो। आगे देखिए निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। मैं खेल रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है। तो इसमें क्लियर है कि ये कौन सा हो जाएगा, वे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, तो ये हो जाएगा वे पढ़ रहे हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ। उत्तम पुरुष, देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, आज मेरे घर में पूजा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। बच्चा रो रहा है और उसे भूख लगी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ आज मेरे घर में खुद के बारे में बात किया जा रहा था, यानी कि ये उत्तम पुरुष अपने स्वयं के बारे में बात कर रहे थे। ये उत्तम पुरुष, आज मेरे घर में पूजा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है। देखिए आप ये हैं जो हम लोग बोलते हैं, जो जिनको बोलना है बोलते हैं, यानी कि मध्यम पुरुष जिनसे हम बात कर रहे होते हैं, तो इन्हें ये मध्यम पुरुष है। अब बात करें जो सब किसी सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या, जो सब सभी संज्ञाओं के बदले में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक के लिए देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए कोई हो गया, आप, यह, कौन, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चय है, जैसे क्या, यह, कोई का मतलब जो निश्चय कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा यह। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुरुषवाचक, देखिए राम है, यह, हम, कोई नहीं, तो अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखना हो तो हम लोग किसे रखेंगे, ये रखेंगे हम को, ऑप्शन नंबर सी जो कि है उत्तम पुरुष। अब बात करें मैं अपने आप कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए आप शब्द कौन सा होता है, ये निजवाचक है। स्वयं क्या बात की जाए ना, मैं खुद से कर लूंगा, तो आप क्या हो जाएगा, इसमें निजवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखिए अशुद्ध, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। देखिए ये गलत है, ये एक अशुद्ध है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है जो रेखांकित किया गया है। देखिए मैं भोजन, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि है निजवाचक। खुद का बात किया जा रहा है तो निजवाचक सर्वनाम। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप, देखिए मध्यम पुरुष है, निश्चय पुरुष है, अनिश्चय पुरुष है या प्रश्नवाचक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तो देखिए ये प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरह से हम लोग इसके 28 क्वेश्चन को देखें। तो इसके अब अगले टॉपिक को देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है विशेषण और उसके भेद। तो हम लोग विशेषण और उसके भेद को आज ही देखेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए पहले विशेषण क्या होता है। विशेषण जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बूढ़ा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला आदि, ये सब विशेषण है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है।
ठीक है। जैसे देखिए रीता सुंदर है तो उसके गुण की विशेषता बताया जा रहा है। नीता कुरूप है, ये उसके दोष है। उसमें 5 लड़के पढ़ रहा है तो संख्या की विशेषता बताया जा रहा है। थोड़ा पानी पी लो तो परिमाण बताया जा रहा है। एक कलम लाल है तो रंग बताया जा रहा है। इस तरह से क्या करता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अगर बात करें, सुंदर, कुरूप, थोड़ा, 5, थोड़ा तथा लाल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो ये सब क्या है, विशेषण है। अब बात करें विशेषण के कार्य, तो विशेषण के कार्य क्या होते हैं। देखिए विशेषण के कार्य की बात करें तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है। जैसे देखिए राधा पढ़ने में तेज है तो ये इसके गुण को बता रहा है, लेकिन वह डरपोक है तो ये दोष का भी बोध करा रहा है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है। जैसे अब बात करिए संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित संख्या और परिणाम को भी बतलाता है। जैसे देखिए 2 लड़के आए थे और 2 लीटर दूध। देखिए 2 लड़के हैं ये निश्चित संख्या बता रहा है, 2 लीटर दूध ये परिमाण बता रहा है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित संख्या का परिमाण ये बताते हैं। अब बात करिए यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का परिणाम भी बताते हैं। जैसे देखिए अनिश्चित संख्या, जैसे कुछ लड़कियां आई हैं, अधिक भोजन मत करो, तो ये अनिश्चित संख्या और अनिश्चित परिमाण का भी क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। यह संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। जैसे देखिए अगर बात करें लाल रुमाल लाओ तो सिर्फ लाल काला, मतलब अगर हम लाल रुमाल का बात कर रहे हैं तो अगर काला पीला कोई भी रुमाल है तो वो लाल रुमाल ही लाएगा। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, इस चीज़ों को सीमित कर दे रहा है ताकि हम इसको और क्लियरफाई कर सके। उस कुत्ते को खिलाओ, किसी का खास कुत्ते को, दूसरे कुत्ते के बारे में नहीं कहा गया, किसी खास कुत्ते के बारे में कहा रहा है तो इसे नोटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। अब बात करें संज्ञा सर्वनाम की दशा अवस्था आदि सबको बतलाता है। जैसे देखिए तुम बीमार हो तो एक दशा को बता रहा है, मैं जवान हूँ ये एक अवस्था का बोध करा रहा है। तो इस तरह से ये जो सर्वनाम है और संज्ञा है उसके विशेषता को बतला देता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमें क्लियरफाई करना आसान हो जाता है। अब बात करें विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद है। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और फिर है सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। पहला संख्यावाचक विशेषण, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाँव, कुछ, बात, सैकड़ों, दर्जन, इस तरह से लेकर बात करें तो जिसमें संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 4 लड़के आ रहे हैं, जिसमें जो 4 लड़के हैं ये निश्चित संख्या है। कुछ लड़के जा रहे हैं तो कुछ लड़के हैं ये अनिश्चित संख्या है। अब बात करें कि परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा या तो फिर निश्चित हो या अनिश्चित हो का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, ये सब क्या है, तो ये परिणाम का बोध करा रहा है। अब बात करें इसके आगे, ये एग्जाम्पल देखिए 2 लीटर दूध दो। देखिए 2 लीटर एक निश्चित परिणाम है। अब 3 मीटर का कपड़ा दे तो 3 मीटर कपड़ा भी एक निश्चित परिणाम ही बता रहा है। थोड़ा दूध चाहिए तो ये अनिश्चित परिमाण है और परिणाम है और परिमाण है। और बहुत कपड़े चाहिए तो ये भी क्या है, अनिश्चित परिमाण है। अब बात करें गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, पीला, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या है, गुण बता रहे हैं तो ये गुण की विशेषता बताता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वह भला आदमी है तो भला या अच्छा क्या हो जाएगा, गुणबोधक है। वह मोहन बुरा दुष्ट लड़का है तो बुरा और दुष्ट क्या हो जाएगा, अवगुण है। कपड़ा लाल या पीला है तो लाल पीला रंग बोधक हो जाएगा। भाला नुकीला या लंबा है तो ये आकार बोधक हो जाएगा। मोहन दुबला या मोटा है तो इस तरह से दशा बोधक का ये बारे में बताएगा। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। उपयुक्त सब सर्वनाम और विशेषण दोनों यदि वे क्रिया के पहले प्रयुक्त हो। अब आपको ये बात आपका ध्यान, अगर ये क्रिया के पहले आता है तो वो सर्वनाम और संज्ञा के पहले आए तो वो सर्वनामिक विशेषण है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें आगे, देखिए जैसे लिखा है यह देखो, क्रिया के पहले है तो यह सर्वनाम है। देखना क्रिया है। यह फूल देखो तो फूल क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के पहले आएगा तो इसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह खेलेगा, देखिए खेलना क्रिया, क्रिया के पहले आया तो वह क्या सर्वनाम है। तो इस तरह से आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्रिया के पहले आए तो सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आए तो सर्वनामिक विशेषण है। चलिए उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो गया कि यह और वह शब्द सर्वनाम भी होते हैं और विशेषण भी होते हैं। यदि आप पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, अतः इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी आपको रखना पड़ेगा। अब बात करें कि अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है इसमें, तो चलिए प्रविशेषण देख लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, देखिए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को
विशेषण की भी अगर विशेषता कोई बतलाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। देखिए प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है, उसके जो गुण है उसको और वृद्धि कर देता है। जैसे देखिए थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक। विशेषण के पहले हम इसको क्या करते हैं, लगा के प्रविशेषण बना देते हैं। जैसे अगर बात करें कि दूध मीठा है, देखिए मीठा संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दूध थोड़ा मीठा है, देखिए थोड़ा जो है विशेषण की विशेषता बतलाता है, इस चीज को प्रविशेषण बोलेंगे। अब देखिए अब बात करें वह 5 बजे आएगा, तो देखिए 5 क्या है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो विशेषण कहेंगे, लेकिन वह ठीक 5 बजे आएगा तो ये विशेषण का विशेषता बता रहा है, इसे प्रविशेषण कहेंगे। स्पष्ट यह है कि उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त थोड़ा एवं ठीक सब प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बतला रहे हैं। एक और होता है विशेष्य और विशेषण। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। अब जैसे अब समझिए, जैसे लड़का लंबा है, तो लड़का क्या है, संज्ञा है, तो लड़का का क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है, तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अब वह लंबा है तो वह क्या सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बतलाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। जैसे कलम लाल है तो कलम क्या है, संज्ञा, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है तो विशेष्य हो जाएगा। और यह लाल है तो यह क्या है, सर्वनाम है और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है तो ये विशेष्य हो जाएगा। अब बात करें विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण में, तो थोड़ा अगर प्रयोग की दृष्टि से हम लोग बात करें, विशेषण के 2 प्रकार का होता है, एक विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है, विशेष्य विशेषण, देखिए विशेष्य के पहले आए विशेषण को विशेष्य विशेषण तथा विशेष्य के बाद आए विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो आप इसको ध्यान समझिएगा, वह लंबा लड़का है, ठीक है ना। अब इसमें लंबा क्या है, विशेष्य विशेषण है, और वह लड़का लंबा है तो लंबा क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। यानी कि हम अभी ये देख रहे हैं कि अगर संज्ञा के पहले आएगा तो विशेषण, मतलब जो संज्ञा के शब्द पहले जो विशेषण आएगा उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे, लेकिन संज्ञा के जो विशेष्य के जो बाद आएगा उसे विशेषण को विधेय विशेषण कहेंगे, मतलब विशेषण के बाद आएगा। देखिए इसमें लंबा क्या है, विशेषण है, लंबा क्या है, विशेषण है, तो लंबा के बाद जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ 2 बात अब ध्यान देने थे। अब देखिए विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य से पहले आए या बाद में, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें, वह लड़का अच्छा है, अच्छा लड़का, दोनों एक वचन है और दोनों पुल्लिंग है। वह लड़का अच्छा है, लड़का और अच्छा दोनों एक वचन है और पुल्लिंग है। अब बात करें, वह लड़की अच्छी है, अच्छी और लड़की दोनों एक वचन है लेकिन दोनों स्त्रीलिंग है। वे अच्छे लड़के हैं, तो अच्छे और लड़के दोनों बहुवचन है और दोनों पुल्लिंग है। स्पष्ट कि विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार आ रहे हैं। अब बात करें, अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन प्रथम विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे देखिए अगर बात करें, उजला कुर्ता, टोपी और जूते लाओ, उजला कुर्ता, टोपी और जूते लाओ। देखिए प्रथम विशेष्य क्या है, कुर्ता, कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है, अतः उजला, ठीक है। अब बात करें, उजली टोपी, कुर्ता और जूते लाओ, तो प्रथम विशेष्य क्या है, टोपी, जो कि स्त्रीलिंग, अतः क्या हो जाएगा, उजली हो जाएगा। अब बात करें, उजले जूते, कुर्ता और टोपी लाओ, तो प्रथम विशेष्य क्या है, जूता, जो कि एकारांत पुल्लिंग है, तो अतः क्या हो जाएगा, ये उजले हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विशेषण के अनेक विशेष्य हैं, लेकिन विशेषण के लिंग एवं वचन प्रथम विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार ही आए हैं। अब बात करके सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान निम्नलिखित हो सकता है। सरल वाक्यों में विशेषण प्राय संज्ञा के पहले आता है। जैसे देखिए, वह लड़का अच्छा है, तो ये संज्ञा के पहले विशेषण आया है। वह अच्छी लड़की है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, तो ये संज्ञा के पहले ही विशेषण आता है। अब बात करें, सार्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले ही आता है। जैसे यह फूल देखो, तो देखिए फूल क्या है, संज्ञा है, इसके पहले आया है। यह लड़का संज्ञा है, उसके पहले आया हुआ। अब देखिए सरल वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण आता है। जैसे देखिए, सोहन नटखट है, सोहन देखिए संज्ञा और उसके बाद क्या आया, नटखट, जो कि है विशेषण। तो इससे ये पता है कि जो सरल वाक्य है उसमें संज्ञा और सर्वनाम के बाद भी विशेषण आ सकते हैं। चलिए तो इसका अगला देखते हैं पार्ट। अब आगे है विशेषणों की रचना। विशेषण की रचना के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता है। ऐसे विशेषणों को मूल विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, काला, उजला, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, नया, पुराना, निम्न, उच्च, सुंदर, हल्का आदि। इसके विपरीत अधिकांश विशेषण किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं। और ये प्रत्यय क्या है, देखिए ये प्रत्यय अ, अक, अनिय, आ, आई, आउ, आरी, आना, आर,
आल, आलू, इंद्र, इंदा, ईक, ईत, इल, इयल, ये देखिए प्रत्यय है जो शब्द के अंत में लगते हैं। था, दार, नाक, बाज, मंद, मान, वान, वारा, वाला, वार, ये सब आदि। ये प्रत्यय संस्कृत, हिंदी और उर्दू के हैं। ठीक है, ये किन किन शब्दों से जुड़ते हैं तो इन्हें समझते हैं। देखिए कुछ विशेषण अवयव में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर भीतर से अव्यय अगर हम लगा दें विशेषण में तो क्या बन जाएगा, भीतरी, बाहर, बाहरी, करीब, करीबी, अंदर, अंदरूनी, ऊपर, ऊपरी, सामने, सामने वाला। कुछ विशेषण दो विशेषणों के मेल से बनते हैं, जैसे अगर बात करें अच्छा और प्लस बुरा तो क्या हो जाएगा, अच्छा बुरा, बुरा प्लस भला तो बुरा भला, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा। कभी कभी विशेषण के द्वित्व से भी मतलब द्वैत से भी नए नए विशेषण बनते हैं, जैसे देखिए मोटा मोटा, पतला पतला, द्वैत से बोलते हैं द्वैत, नीले नीले, पीले पीले, इस तरह से बनाए जा सकते हैं विशेषण। अधिकांश विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाकर ही बनाए जाते हैं। जैसे देखिए अगर और ना हो, क्रिया क्या है और अना, तो क्या बन जाएगा, अड़ियल बन जाएगा, खाना, खैवैया, गाना, गवैया, घटना, घटई, घटिया, इस तरह से चेंज होता है। जुड़ना, जुड़वा, भाग, भगोड़ा, मर, मरियल, लड़, लड़ाकू, सर, सरियल, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब बात करें विशेष विशेषण का जो सूची है, जैसे देखिए मनोरंजन क्या है, विशेष्य है जो कि मनोरंजक के पहले आता है। तो देखिए विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण का विशेषता बताता है, हम लोग आगे देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, मनोरंजन का मनोरंजक, मरीज का मरीजी, मिथ्यावादी का मिथ्यावादिनी, मौशी का मौशेरा, राष्ट्रवाद का राष्ट्रवादी, इस तरह से इसको चेंज करते हैं। मनोवांछा का मनोवांछित, मसीहा का मसीही, मिश्रण का मिश्रित, राजद्रोह का राजद्रोही, रुचि का रुचित। तो इस तरह से क्या होता है, ये चेंज होता है। रोग का हो जाएगा रोगी, रोष, रुष्ट, अंक, अंकित, अंकुर, अंकुरित, इस तरह से ये बदलते हैं। चलिए अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो हम लोग इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए काला, लंबा, 50, देखिए 50 गुण नहीं बता रहा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है, कालबोधक। तो देखिए गीला, पतला, पुराना, भला। देखिए ये काल किसके बारे में बोध हो रहा है, तो पुराना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण क्या है, देखिए संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो संज्ञा के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। तो आप लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह क्या है। देखिए अगर किसी शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है तो क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, प्रविशेषण है, या विधेय है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगर विशेषण की विशेषता बताती है तो उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटना है। देखिए वर्ष का क्या हो जाएगा, वार्षिकी, सही है। वन का हो जाएगा वन्य, व्यवसाय का हो जाएगा व्यवसायिक, और वंदना का हो जाएगा वंदन। देखिए ये गलत है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जिस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, किस वाक्य में अच्छा शब्द जो है ना विशेषण के रूप में हुआ। देखिए तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। देखिए इसमें जो अच्छा है ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये विशेषण के तौर पे यूज हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या है। देखिए पशु से विशेषण क्या बन जाएगा, ऑप्शन है पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति, या पशुता। तो क्या बन जाएगा, पार्श्विक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण है। देखिए सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृत। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, या फुफेरा। विशेषण के बारे में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फुफेरा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में विशेषण, इसमें विशेषण पूछा गया है सुलेख, पुष्पित, बलवान, या पौरुष। तो इसमें क्या हो जाएगा, बलवान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में विशेषण क्या है, लक्ष्मण है, कार्यकर्ता है, कुशल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुशल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण को चुनना है। देखिए भलाई, मिठास, थोड़ा, या स्वयं। हमको विशेषण ही फाइंड करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि है थोड़ा। अब अगला बात करें अगले क्वेश्चन का, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। इसमें परिश्रमी कैसा विशेषण है। तो इसमें परिश्रमी कैसा विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक संख्या,
गुणवाचक, देखिए गुण बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह लड़का गवैया है, इस वाक्य में यह कैसा विशेषण, देखिए गवैया क्या हो सकता है, तो गवैया एक गुण है, सार्वनामिक विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 गायें खेत में चर रही है, इसमें 4 क्या है, तो 4 एक निश्चित क्या है, संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें मुझे थोड़ा घी चाहिए, इसमें थोड़ा कैसा है, देखिए ये परिणाम बता रहा है और ये क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है। अगर बात करें आवश्यक का, तो आवश्यक क्या हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, ये विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें बड़ा क्या है, तो देखिए बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, देखिए हाँ विशेषता का विशेषण बता रहा है, तो ये क्या विशेषता बता रहा है, विशेषण का विशेषता, तो ये प्रविशेषण रहेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिणामवाचक विशेषण, जैसे परिणाम बता रहा हो, अच्छा, आकर्षक, कुछ या ध्वनि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, देखिए गुण, जैसे बहुत, भारतीय, 5 या कोई नहीं, तो इसमें गुण का बोध कौन करा रहा है, भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह दृश्य अति सुंदर है, इसमें अति क्या है, संज्ञा, प्रविशेषण, विशेषण या क्रिया, तो इसमें अति क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलस, अलस, आलसीपन या आलसी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आलसी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अगर विशेषण का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, नम्रता, मिठास, सच्चा या शीतलता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चा। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, देखिए जो गुण बता रहा है, जैसे बलवान, थोड़ा, 5 या आप, तो इसमें गुणवाचक कौन हो जाएगा, बलवान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वो जो अशुद्ध नहीं है हमें उसे क्या करना है, छांटना है, तो ये छांटते हैं। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, ये गलत है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, देखिए अशुद्धि नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये सही वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। अगर विद्यार्थी शब्द की बात करें तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, देखिए विशेषण या विशेष्य, तो ये हो जाएगा विशेष्य। अगला क्वेश्चन है कि प्रविशेषण बताते हैं, देखिए प्रविशेषण किसके बारे में बताता है, विशेषण की विशेषता के बारे में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संज्ञा या विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, देखिए जो सही नहीं है उसे छांटना है। विष विषैला सही है, पिता पैतृक सही है, उन्नति उन्नत सही है, प्रांत प्रांतिक, देखिए ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, तो विशेषण कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या नाम दिया गया, जो वस्तुओं की विशेषता बतलाता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसमें देखिए लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहा जाता है, तो जो अगर विशेषण की विशेषता बतलाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन को, 33 नंबर क्वेश्चन है, कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण छाटिए, कोई आदमी उसे मार रहा था, देखिए उसे, रहा, विशेषण छाटना है, मार और इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखते हैं, संस्कृति का विशेषण है, देखिए संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, हाँ ये पहला करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, देखिए गुणवाचक विशेषण, प्रविशेषण, परिणामवाचक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके 35 क्वेश्चन को देखे फ्रेंड्स, और आज हम 2 टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, और अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अव्यय अविकारी शब्द। तो देखिए हम लोग देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम लोग उसे अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे वह धीरे धीरे चलता है,
तुम तेज चलते हो। ऐसे शब्द हमेशा अपने मूल रूप में ही बने होते हैं, चूंकि शब्दों का रूप नहीं बदलता आता, इसे अभिकारी भी कहा जाता है। अव्यय शब्दों के कुछ ऐसे उदाहरण: जब, तब, अभी, वहाँ, उधर, यहाँ, इधर, कब, क्यों, आह, वाह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, किसलिए, बिल्कुल, अतः, अतएव, अर्थात, चूंकि, क्योंकि आदि, ये सब क्या है? अव्यय हैं, इनके अर्थ नहीं बदलते हैं। चलिए अब बात करें अव्यय के कार्य क्या है होते हैं। तो अव्यय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। देखिए पहला कार्य हम लोग उसको देखते हैं। अव्यय क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, तुलना, परिणाम, उद्देश्य, सादृश्य इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। अब बात करें हम लोग दूसरा है कुछ अव्यय शब्दों जैसे पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बात करें तीसरा, अव्यय शोक, हर्ष, आश्चर्य इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं। अव्यय जो होते हैं कुछ संबोधन को सूचित भी करते हैं। कुछ अव्यय बल, निषेध, स्वीकार, अवधारणा इत्यादि भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके देखें कि इसके कार्य क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अवयव के भेद के बारे में। तो अव्यय के 4 भेद हैं। अब उसके भेद देख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, फिर है विषयामेधि बोधक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, बड़ा, क्यों, क्या आदि। तो राम अब खा रहा है, तो अब क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ पे अब क्या है ना, शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह खा रहा है क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब इसके कार्य के बारे में चर्चा कर ले। तो क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। पहला है कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे श्याम तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? विशेषता का बोध है। वह शुद्ध लिखता है, शुद्ध क्या है? विशेषता का बोध है। देखिए यह क्रिया के स्थान की नियुक्ति, स्थिति तथा या दिशा का बोध भी कराता है। जैसे वह बाहर बैठा है, तो बाहर क्या है? इसमें स्थिति की, स्थान की स्थिति का बोध है। अब बात करें आगे कि सड़क के बाएं चलें, तो बाएं स्थान की दिशा का बोध कराता है। उसके बाद देखिए यह क्रिया के समय, अवधि आदि का भी बोध कराता है। जैसे राधा कल आएगी, तो कल क्या है? समय का बोध कराया जा रहा है। वह रात भर पढ़ता रहेगा, तो रात भर क्या है? ये अवधि का बोध करा रहा है। तो इस तरह से ये अव्यय काम करते हैं। अब हम लोग बात करें कि यह क्रिया के प्रकार, स्वीकार, निषेध, निश्चय और निश्चय आदि का बोध कराता है। जैसे यहाँ नहीं खेलो, तो नहीं क्या हो जाएगा? निषेध का बोध करा रहा है। अगर बात करें हाँ आइए, तो हाँ क्या कर रहा है? स्वीकार का बोध करा रहा है। यह क्रिया की न्यूनतम, अधिकता, तुलना आदि का भी बोध कराता है। जैसे सीता थोड़ा खाती है, तो थोड़ा क्या है? न्यूनता का बोध, और गीता बहुत पढ़ती है, तो बहुत क्या है? अधिकता का बोध इससे होता है। अब बात करें क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद है: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, भारत, बाहर, भीतर, इधर, उधर, आस, दूर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे की तरफ की ओर आदि। अब बात करें, अब जो यहाँ, अब वह यहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है, तो यहाँ क्या कर रहा है? स्थान की स्थिति का बोध करा रहा है। सड़क के बाएं चलो, तो ये भी स्थान की दिशा की ओर क्या कर रहा है? बोध करा रहा है। अब बात करें आगे कि कालवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया के समय, अवधि, बारंबारता आदि का बोध कराए उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, प्रायः, प्रातः, परंतु, पहले, आजकल, दिन भर, नित्य, सदा, लगातार, सदैव, बहुधा, प्रतिदिन, रोज, कई बार, हर बार आदि। देखिए लिखा है श्री मरांडी अभी जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? क्रिया के समय का बोध करा रहा है। मिस्टर जॉन आजकल खेलते, तो ये भी क्रिया के अवधि का बोध कराया जा रहा है। और मोहम्मद रहीम जो है प्रतिदिन खेलते हैं, तो ये बारंबारता का बोध कराया जा रहा है। अब बात करें रीतिवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, अवश्य, न, नहीं, मत, तो, भी, ही, चूंकि, अतः, इसलिए, धीरे धीरे, तेजी से, जोर जोर से, ध्यानपूर्वक आदि। तो ये सब क्या है? क्रियावाचक क्रिया विशेषण है। अब हम लोग बात करें वह ऐसे लिखता है, तो क्या क्रिया के प्रकार का बोध करा रहा है कि वो कैसे लिखता है। वह शायद जाए, तो ये क्या कर रहा है? क्रिया के अनिश्चय का बोध करा रहा है। मैं नहीं खेलूंगा, तो ये निषेध का बोध करा रहा है। अब बात करें अगला परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा आदि का बोध हो उसे
परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, बहुत, कम, खूब, अधिक, अति, अत्यंत, अतिशय, केवल, बस, काफी, जड़ा, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, क्रमशः इस प्रकार से होता है। देखिए गीता थोड़ा खाती है, थोड़ा क्या न्यूनता का बोध करा रहा है, कम मात्रा का। मैं बहुत पढ़ता हूँ तो ये अधिकता का बोध करा रहा है। अब देखिए वह कितना सोता है, तो अगर बात करें वह कितना सोता है तो तुलना का बोध हो रहा है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, सेशन देख लिए हैं। अब बात करें हम लोग संबंधवाचक का, तो देखिए संबंधवाचक जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ओर, तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, संग, साथ, विरुद्ध, खिलाफ, बिना, भर आदि। जैसे लिखा है राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो ये संज्ञा के बाद लगा हुआ है। मैं, मेरे आगे राम खड़ा है, तो ये सर्वनाम के बाद लगा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक। अब बात करें आगे समुच्चय बोधक का, तो जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, ये क्या करता है, जोड़ता है व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, चूंकि, लेकिन, अतः आदि। राम और रहीम दोस्त हैं, दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। राम आया और उसने रहीम को समझाया, ये क्या कर रहा है, देखिए राम आया और उसने रहीम को समझाया, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब बात करें विषय में विबोधक क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों में से हर्ष यानी कि खुशी, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमयादि बोधक अव्यय कर। जैसे आह, वाह, काश, शाबाश, ए, बापड़े, राम राम, छी छी आदि। तो जैसे क्या लिखा है इसमें एग्जाम्पल में देखिए, वह, वाह वाह, अच्छा किया, ये खुशी से बोला जा रहा है। आह, वह मर गया, इसमें शोक व्यक्त किया जा रहा है। बापड़े, कितना भयानक शेर। आश्चर्य क्या कह रहे हैं, इसमें व्यक्त किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग ने इसमें जितने भी इसको इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट्स को कवर किया। अब इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता बहुत अच्छा होती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। देखिए लता बहुत अच्छा होती है, तो किस तरह का अव्यय है, ये परिणामवाचक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है। देखिए अरे, देखिए हमको पहले अभी जस्ट एग्जाम्पल खत्म हुआ है, तो इसमें हम लोग देखे थे ये विषय में दिबोधक होता है। अब बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन का, देखिए लिखा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तरों वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। देखिए धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, ए और बी दोनों या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन का, तो उपसेन रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम न पढ़ता है न खेलता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन का, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण को देखिए हमको छाटना है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। दो वाक्यों या दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द देखिए कौन से होते हैं, दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग, समुच्चयवाचक कहते हैं। देखिए उसने आंख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर निम्नलिखित में से क्या है। देखिए फाड़ कर निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, विशेषण या क्रिया विशेषण या पूर्णकालिक क्रिया, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब देखिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अविकारी है। अविकारी, तो देखिए अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है, किसमें से एक क्रिया विशेषण है। तो देखिए लिखा है वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निमित्त शब्द, तो देखिए किसके अंतर्गत आता है, हेतुवाचक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है, देखिए सर्वोदय, सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा? जहां, आगे, अब, पर्याप्त, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है अब। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए किसके बारे में पूछा है? क्रिया विशेषण है के बारे में पूछा है, तो सूर्योदय हो जाएगा, नीला, विगत, धीरे धीरे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है कि अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द है। देखिए और शब्द क्या होता है? तो और 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। तो चलिए अगला देखते हैं, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना कौन सा अव्यय है? तो बिना कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? देखिए आज धन कोई नहीं पूछता, धन के बिना या धन साथ, धन तक को या कहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में रेखांकित जो है उसको क्या बताना है? हमको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सर्वनाम, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इस तरह इसके 19 क्वेश्चन देख लिए हम लोग, इसका ये आंसर है नीचे, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग और उसके भेद। तो अभी लिंग और उसके भेद को देखेंगे। देखिए लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे देखिए लड़का है तो लड़का पुरुष जाति का हो जाएगा, और लड़की है तो लड़की स्त्री जाति की हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लिंग का पता करते हैं। अब देखिए लिंग के भेद, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो लिंग के 2 भेद हैं। तो इस तरह पुल्लिंग क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल आदि। और स्त्रीलिंग क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा, बैल का गाय और आदि। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम है, तो उस नियम को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ये देखिए लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अ स्वर आता है तो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए घर, वरदान, स्वराज, मान, भवन, तो सबके आखिरी में अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो ये प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। अब बात करें अपवाद का, तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो आपको ध्यान देना, संतान, पुलिस, सेना, फौज, सरकार आदि, ये सब जो है ना स्त्रीलिंग है। इसके अंत में अ तो आता है लेकिन उसके बावजूद भी ये स्त्रीलिंग है। आगे हम लोग देखते हैं कि ना, आओ, पन, आपा, त्व प्रत्ययों से बनने वाले संज्ञा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए ना, जैसे कि अगर लिखा हो ना तो जगाना हो गया, आओ तो आओ क्या हो जाएगा? छिपाओ, पन क्या हो जाएगा? लड़कपन, आपा तो इस तरह से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। तो ये सब क्या हो जाते हैं? संज्ञाएं जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। अब बात करें कि हिंदी के जो आकारांत संज्ञाएं होती है ये प्राय पुल्लिंग होती है। जैसे कि देखिए छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, पटाखा, कपड़ा, बक्सा, लड़का, नाला, घड़ा, तो ये आकारांत संज्ञाएं भी क्या होती है? प्राय पुल्लिंग भी होता है। अब बात करें दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अव्यय, अनाज, पेड़ तथा द्रव्य के नाम ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए दिन का नाम बात करें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। महीने का नाम का बात करें चैत, बैसाख, अगहन, मार्च, अप्रैल आदि। लेकिन आपको ध्यान रखें अपवाद में जनवरी और फरवरी स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करें ग्रहों के नाम, तो ग्रह में क्या हो जाएगा? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून। लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, अपवाद आपको ध्यान रखना है। देश के नाम जैसे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान आदि। पर्वत के नाम हिमालय, एंडीज, सह्याद्री, विंध्य, नीलांचल आदि। रत्नों के नाम बात करें पन्ना, हीरा, मणिक, मूंगा, मोती आदि। धातु के नाम तांबा, लोहा, सोना। लेकिन आपको अपवाद में याद रखना है चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब शरीर के अवयव के बारे में बात करें जैसे कान, मुंह, दांत, होठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर। लेकिन आपको इसमें भी अपवाद याद रखना है जैसे कलाई, नाक, आँख, जीभ, खाल, बाँह, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो अपवाद पे आपको क्या करना है? ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम लोग बात करें अनाज के नाम, जैसे अनाज के नाम चना, गेहूं, चावल, धान, बाजरा, तिल आदि। तो इसमें भी आपको अपवाद याद ध्यान रखना है ज्वार,
अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी। पेड़ का नाम पीपल, वर, चीर, आम, शीशम, अमरूद। इसमें भी अपवाद आपको ध्यान रखना, लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, मलसौड़ी। द्रव्य के नाम घी, तेल, पानी, दही, शरबत, काढ़ा। इसमें अपवाद आपको ध्यान रखना, चाय, स्याही, शराब। ये अपवाद यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे देखिए, पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, छुछुंदर, खटमल, सांप, गिरगिट, झिंगूर, कीड़ा, गेंडा, शब्द आदि सब क्या स्त्रीलिंग ही है। अब स्त्रीलिंग के लिए भी कुछ नियम है, तो स्त्रीलिंग का नियम देख लेते हैं। स्त्रीलिंग के आकारांत सब प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, लता, ये आखिरी में क्या है, आ रहा है आकारांत। शोभा, सभा, प्रिया, दया, माया, क्षमा, लज्जा, कृपा, माला, क्षमता, रमा, ममता। इस तरह के शब्द क्या होते हैं, आकारांत होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए ईकारांत, तो जैसे रात्रि, ईकारांत हो गया, उकारांत हो गया। ये सब प्राय शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रात्रि, निधि, जाति, समिति, नियुक्ति, शक्ति, नदी, नारी, गोष्ठी, कुंडली, चिट्ठी, लड़की, कहानी, कटोरी, रोटी, वस्तु, ऋतु, मृत्यु आदि। अपवाद में आपको ध्यान रखना है, लघु, लघु, सेतु, पानी, मोती, हाथी, कवि, मुनि। ये सब क्या है, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, जिन भाववाचक शब्द संज्ञाओं के अंत में ट, आपको ध्यान देना, ट, वट या हट होता है, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, बनावट, चिकनाहट, लिखावट, आहट, घबराहट, सजावट, तो करवाहट। ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करें नदियों के, लिपियों के, बोलियों के, तिथि के, भाषाओं के, झील के, नक्षत्रों के नाम प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी के नाम में आपको याद रखना है, गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती। ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें आपको अपवाद भी याद रखना है, जैसे सोन नदियाँ, नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये पुल्लिंग है। अब लिपि के बाद याद करें, देखिए देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बोली के नाम हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सब स्त्रीलिंग है। तिथि के नाम प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, पहली। भाषाओं का नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी। झील के नाम डल झील, विक्टोरिया झील आदि। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। खाने पीने की चीज़ें तथा बनिए की दुकान की चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे देखिए, खाने पीने की चीज़ें जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। बनिए की दुकान की चीज़ें जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, सुपारी। लेकिन आपको इसमें अपवाद ध्यान रखना, धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक और तेज पत्ता, ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसी में अगर बात किया जाए ख तथा इया के अंत में होने वाले सब प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए लिखा है ईक, अगर आखिरी में ख आए, भूख, चीख, कोख, या इया आ जाए, खटिया, लुटिया, कुटिया, चिड़िया, तो ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मक्खी, इसमें आपको ध्यान रखना है जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे मक्खी, मछली, गोरैया, मैना, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, गिलहरी, छिपकली, चील आदि। तो इसमें हम लोग लिंग निर्णय के कुछ सरल सूत्र है, तो उसको हम लोग देखें। और जैसे देखिए, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसका बहुवचन रूप बना ले, और बहुवचन रूप के अंत में यदि आ या ए आ रहा है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, और यदि आ या ए नहीं आ रहा है तो वह शब्द पुल्लिंग है। तो ये एक आसान तरीका होता है। जैसे भवन, भवन का क्या पहले बहुवचन बना, जैसे भवन तो भवन ही रहेगा। तो इसमें देखिए क्या आना चाहिए, ये आ क्या रहा है, न, तो न अ आ रहा है तो ये पुल्लिंग है। अब बात देखिए, बात ए आ रहा है, बातें, जैसे देखिए ए आना चाहिए या आ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो सही है। देखिए पुत्र का पुत्र ही होता है बहुवचन, तो इसमें देखिए पुल्लिंग ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब कोशिश का क्या हो जाएगा, कोशिशें, तो देखिए ए आ रहा है तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब बात करें खिड़कियाँ का, देखिए आ रहा है तो खिड़कियाँ। इमारत, इमारतें, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए पंखा, पंखे, ए आ रहा है तो ए देखिए पुल्लिंग हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना ये पुल्लिंग है। अब बात करें पुस्तक, तो पुस्तकें हो जाएगा, ए हो जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। पहाड़, पहाड़ हो रही रहेगा तो ये पुल्लिंग ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से चेंज कर सकते हैं। ध्यान दें, ऊपर में पंखा का बहुवचन पंखे, दरवाजा का दरवाजे, कुत्ता का कुत्ते तथा पत्ता का पत्ते में ए आया हो ना कि ए, अतः ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं होंगे। अगर ए आया है तो पुल्लिंग है, और ए आया है तो स्त्रीलिंग होगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करें इसमें संबंध कारक का विभक्ति द्वारा, तो देखिए
वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय, देखिए वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय की 4 विधियां हैं। क्रिया द्वारा गाय खाती है, खाती स्त्रीलिंग है हो जाएगा। बैल खाती है तो खाता पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ खाती क्रिया शब्द के रूप गाय के स्त्रीलिंग एवं खाता से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। जैसे विशेषण द्वारा गाय उजली है तो उजली क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बैल उजला है तो उजला क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ उजली विशेषण से गाय के स्त्रीलिंग एवं उजला से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। अब देखिए सर्वनाम द्वारा, जैसे सर्वनाम द्वारा कैसे, जैसे गाय मेरी है तो मेरी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और बैल मेरा है तो मेरा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान दिया मेरी सर्वनाम शब्द के गाय के स्त्रीलिंग और मेरा से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। अब हम लोग बात करें आगे, संबंध कहाँ है तो ये पुल्लिंग के लिए यूज हो जाएगा। देखिए मोहन की गाय कहाँ है, ये की स्त्रीलिंग के लिए यूज हो जाएगा। मोहन का बैल कहाँ है, का पुल्लिंग के लिए यूज हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ की विभक्ति चिन्ह से गाय के स्त्रीलिंग का एवं का से बैल के पुल्लिंग होने का बोध होता है। नोट, देखिए नोट आपको ध्यान रखना कि जो लिंग निर्णय से वाक्य हमेशा छोटा एवं सरल रखें, मतलब अगर आप निर्णय कर रहे हैं तो वाक्य को छोटा सरल बना कर रखना है। दूसरी बात, ऐसा वाक्य न बनाए जिससे लिंग निर्णय स्पष्ट ना हो, जैसे कि यह एक गाय है वह एक बैल है। देखिए इससे क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यह वाक्य की दृष्टि से सारे वाक्य शुद्ध है, लेकिन लिंग निर्णय की दृष्टि से यह अशुद्ध है। ऐसा इसलिए कि उपयुक्त वाक्यों से गाय या बैल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है इससे स्पष्ट नहीं होता है। चलिए अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम है, तो उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। साधारणतः पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसे हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय निम्नलिखित हैं, जैसे कि आ, आइन, आनी, ईका, इन, इया, ई, नी, जी, नी, इनी, वती, मती। इस तरह से तो क्या करते हैं हम लोग उसके प्रत्यय में जोड़ देते हैं, जिससे उसको स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब हम लोग बात करें आगे आ, जैसे देखिए प्रिय प्रिया, सुत सुता, शिष्य शिष्या, बाल बाला। आइन से क्या बन जाएगा, बनिया का बनियाइन, लाला ललाइन, चौबे चौबाइन। आनी का हो जाएगा देवर देवरानी, मेहतर मेहतरानी, नौकर नौकरानी। इन का हो जाएगा चमार चमारिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन। इया से देखिए बन जाएगा कुत्ता से कुतिया, चूहा का चूहिया, बंदर का बंदरिया। नी का अभिलाषी का अभिलाषिनी, अहंकारी का अहंकारिनी, अविचारी का अविचारिणी, और नेता का नेत्री, दाता का दात्री, भात्रा का भर्ती, और कर्ता का कत्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। ध्यान दें कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिना प्रत्यय के बनाए जाते हैं, ये किसी नियम में बंधे नहीं होते। जैसे राजा का क्या होता है, रानी, इसका कोई नियम नहीं है, ये आपको देखिए अमूमन याद ही करना होता है। अब देखिए युवक का हो जाता है युवकी, युवती, कवि का कवित्री, बैल का गाय, पिता का माता, विद्वान का विदुषी, वर का वधु, महाराजा का महारानी, और वीर का हो जाएगा वीरांगना, भाई का बहन, पुरुष का स्त्री, नर का नारी, आदमी का औरत, ससुर का सास, सम्राट का सम्राज्ञी, और बिलाव का बिल्ली, विधुर का विधवा, और साधु का साध्वी। और देखिए कुछ विशेष अक्षरों से भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे पुत्र का क्या हो जाएगा, कन्या, इंद्र का इंद्राणी, कुमार का कुमारी, छात्र का छात्रा, आर्य का आर्यानी, किशोर का किशोरी, डिब्बा का डिबिया, और पूज्य का पूज्या। तो इस तरह से एक तरीके से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखिए दुष्ट का क्या हो जाएगा, दुष्टा, नाला का नाली, ब्राह्मण ब्राह्मणी, घंटा घंटी, शिक्षक का शिक्षिका, महोदय महोदया, शिव शिवानी, महाशय महाशया, संपादक संपादिका, मियाँ बीबी, संरक्षक संरक्षिका, श्याम श्यामा, नाटक नाटिका, विजय विजया। सांप का हो जाएगा सांपिन, लोग लुगाई, कृष्ण कृष्णा, मलिक मल्लिका, पुतला पुतली, भवदीय भवदिया, भगवान भगवती, साहब मेम। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें टोटल आपको 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए बालक बालिका, मालिन मालिनी, माली मालिन। देखिए ये गलत है फ्रेंड्स, गूंगा गूंगी, नर नारी। ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भगवान भागवंती, गधा गद्दी, देव देवी, नाला नाली। तो इसमें देखिए भगवान भागवंती ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरण हिरनी, पुत्र पुत्री, तनुज तरुणी, लाला ललाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हिरण का हिरनी, ये सही जोड़ा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 से 6 निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना। देखिए हमको पुल्लिंग 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाले शब्दों को क्या करना है, ढूंढना है। देखिए सूची पत्र, दवात, किताब, कुर्सी। तो सूची पत्र इसमें क्या है, पुल्लिंग ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरसों मकई सारस मूंग। तो सारस इसका पुल्लिंग हो जाएगा। बर्फी, हठ योग,
मलाई या साधना। तो हठ योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग के बारे में पूछा जा रहा है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या उपासना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झुरमुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलझन, एकता, डमरू या अनबन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डमरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देखिए कवि से क्या बनता है? तो कवित्री बनता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग के बारे में पूछा। देखिए दया, घुटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? बाला, छात्र, महाशय, शिव। तो देखिए क्या हो जाएगा? बाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हिंदी में लिंग हम लोग जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए सुंदर से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? सौंदर्य, सौंदर्यता। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सुंदरी या सौंदर्यकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए स्त्रीलिंग ढूंढना है। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? दया सागर, पंकज, विद्यालय या जल। देखिए रूढ़ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि है जल। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें जल क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। चलिए जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? जेठिन, जेठराइन, जेठरानी या जेठानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेठानी, ऑप्शन नंबर डी। हलवाई का स्त्रीलिंग है। देखिए हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन या हलवानी। तो आप इसके ध्यान दीजिएगा लिखे हुए ऑप्शंस पे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हलवाइन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए संविधान, संसद, संगठन या सिंदूर। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन है? संसद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, जैसे बुढ़ापा, हिमालयन, बनावट या लड़कपन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बनावट करेक्ट आंसर हो जाएगा। याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? देखिए याचक, याचिका, याची या याचिकी। तो ये बन जाएगा याचिका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए गीदरीन, गिदरनी, गिदरी या गिदरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गिदरी। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना। देखिए शराब, सील, शक और शहद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शराब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? देखिए दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। तो दही आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सोन नदी क्या है? सोन नदी क्या है? ये अपवाद में आता है, तो आपको ध्यान देखिएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। पद नाम होते हैं। देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पद नाम क्या होते हैं? तो ये पुल्लिंग होते हैं। मगरमच्छ क्या? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या? देखिए मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ या मगर मच्छानी। तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह हमने इसके सभी प्रश्नों को देखा। देखिए 27 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है वचन और उसके भेद। तो हम लोग अभी इसको क्लियर कवर करेंगे, वचन और उसके भेद को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वचन और उसके भेद। तो शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें लिखा है लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आम आदि। इस सब से हमें एक के होने का बोध हो रहा है। और लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग ऐसे बहुत सारे अनेक के होने का बोध हो रहा है। तो इस हिसाब से ना वचन के 2 भेद हैं। वचन को 2 भेद है। एक है एक वचन और अगला है बहुवचन। ठीक है ना? तो एक वचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। देखिए या तो फिर एक वस्तु या तो फिर एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, किताब, कलम, लड़का आदि। बहुवचन में क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए गाय, गाय का गाय, किताब का किताबें, कलम का कलमें, लड़का का लड़के आदि। इस तरह से इसके 2 भेद हैं।
आगे हम लोग देखते हैं बहुवचन बनाने के नियम। इसके बनाने के नियम पे ध्यान देते हैं। देखिए पहला नियम है आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए अगर लड़का, देखिए आखिरी में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बना दी, ए, लड़के। कमरा का कमरे, कौवा कौवे, घोड़ा घोड़े, पहिया पहिए, पुआ पुए, हरा हरे, कपड़ा कपड़े, छोटा छोटे। इस तरह से हम लोग ना आ को ए में बदल देते हैं। उसके बाद देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में आ के साथ ए जोड़ना पड़ता है। आ के साथ ए जोड़ना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। लता का हो जाएगा लताएं, माता माताएं, दिशा दिशाएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, समस्या समस्याएं, भाषा भाषाएं, शाखा शाखाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। इस तरह से हम लोग इसका तीसरा नियम देखते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को हम लोग अ को ए में भी बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए गाय का क्या हो जाएगा, गायें। पुस्तक का पुस्तकें, झील का झीलें, बहन का बहनें, रात का रातें, आँख का आँखें, सड़क का सड़कें, आदत का आदतें, बात का बातें। अगला नियम देखते हैं अगर ईकारांत हो और ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई और ई हो, ई को हम लोग इया में बदलकर बहुवचन बना लेते हैं। ये देखिए अगर लिखा है लड़की, तो लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां। नारी का नारियां। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए इसमें दीर्घिकार है, इसमें हर्षिकार है, तो इसको हम लोग बनाते समय हर्षिकार में बदल देते हैं। नीति का हो जाएगा नीतियाँ, रानी का रानियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, स्त्री स्त्रियाँ, सखी सखियाँ, तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ। इस तरह से इसको हम लोग चेंज करते हैं। चलिए आगे का देखते हैं अगर ऊकारांत हो और ऊ कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यदि अंत में ऊ हो तो उसे हम लोग ऊ करके ए लगा देते हैं। जैसे देखिए वस्तु तो वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। देखिए इसमें हर्षोकार है, धेनुएं, ऋतु का ऋतुएं, धातु का धातुएं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चलिए इसके आगे का रूल देखते हैं। अगर वो जो शब्द है या से अंत होने वाले हैं, ठीक ना, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाली या को हम लोग या में बदल देते हैं। या को या में बदल के बहुवचन बना देते हैं। चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया, डिबिया का डिबिया, चूहिया का चूहिया, गुड़िया का गुड़िया, खटिया का खटिया, कुटिया का कुटिया। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन शब्दों में गण, वर्ग, जन, जाति, वृद्धि, लोग, दल, इन सब का भी यूज करके हम लोग बहुवचन क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए गण का क्या हो जाता है, गण से एग्जाम्पल पाठकगण, छात्रगण, नेतागण, मंत्रीगण। तो हम लोग इस तरह से भी इसको एक वचन से बहुवचन में बनाते हैं। वर्ग का हो जाएगा अधिकारी वर्ग, शासक वर्ग, धनी वर्ग, छात्र वर्ग, वृद्धजन, भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन, ये जन लगा के बनाया जाता है। जाति मनुष्य जाति, स्त्री जाति, मानव जाति, पुरुष जाति। वृंद लगा के बनाते हैं, पाठक वृंद, शिक्षक वृंद, नारी वृंद, छात्र वृंद। इस तरीके से अब ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। लोग लगा के देखिए आप लोग, डॉक्टर लोग, विद्यार्थी लोग, छात्र लोग, दल विद्यार्थी दल, छात्र दल, नेता दल, स्त्री दल। तो ऐसे भी क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। अब थोड़ा देखते हैं कि बहुवचन के प्रयोग संबंधी आवश्यक कुछ निर्देश हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए प्रत्येक, हर एक या हर कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़ का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अगर बात करें तो इन सब शब्दों का जो यूज है हमेशा एक वचन में ही यूज होता है इन सब शब्दों का। देखिए इसमें आता है प्रत्येक, हर एक, हर कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़ का प्रयोग सदा, इसका हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल यानी कि बहुवचन नहीं बनाते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक व्यक्ति, हर एक कुआं, तो ये बहुवचन में ही है। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हम लोग प्राय एक वचन में होता है। जैसे देखिए उसके पास बहुत सोना है, सोना का हम लोग सोने नहीं बोलते हैं। देखिए धन, धातु, तो इन सबको क्या करते हैं हम लोग एक वचन में ही यूज करते हैं। दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, ओठ, दम, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, रोम आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। जैसे देखिए उसके प्राण निकल गए। अगर बात करें दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, ओठ, दम, लोग, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, रोम आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे देखिए उसके प्राण निकल गए, उसके दर्शन हुए, समाचार सुनकर होश उड़ गए। देखिए आंसू टपक पड़े, तुम लोग कब आए, ठीक है।
मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरीके का यूज जो होता है हमेशा बहुवचन में होता है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम लोग बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। देखिए गांधी जी चंपारण आए, गांधी जी एक ही वचन है, लेकिन हम आदर प्रकट करने के लिए इसको क्या करते हैं, बहुवचन में यूज करते हैं। नेहरू जी विद्वान थे, मेरे पिताजी लंबे हैं, मेरे पिताजी लंबे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। जैसे देखिए सत्य की ही विजय होती है, तुम झूठ नहीं बोले। इस तरीके से हम लोग क्या देखें, एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं उसके नियम। और आइए इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। देखिए प्रत्येक शब्द का सदैव, देखिए प्रत्येक शब्द अभी हम आपको बता रहे थे हमेशा ही एक वचन में यूज होता है। प्रत्येक शब्द हमेशा एक वचन में इसको हम लोग यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। देखिए आपको जो अपवाद है वो हमेशा याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए होठ, ओठ लिखा हुआ है, अक्षत है, प्राण है और ये सभी, तो क्या हो जाएगा, ये सभी हमेशा प्लुरल यानी बहुवचन में यूज होते हैं। इनमें से एक वचन बहुवचन कौन सा युग में सही नहीं है। देखिए घोड़ा का घोड़े लिखा है, आंसू का आंसू, देखिए ये सही नहीं है। गली का गलियां, चिड़िया का चिड़िया, ये सही है। तो इसमें आंसू का आंसू नहीं हो जाएगा, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। प्राण का प्राणो, दर्शन का दर्शनो, मुनि का मुनियो, दाम का दामो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुनि का मुनियो। अब देखिए आपका बहुवचन होगा हम, आप लोग, वे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहुएं, बहु, बहु या बहुओं। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखिए भारतीयों, 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 भारतीयों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीयों। कागज का बहुवचन क्या होता है। देखिए कागजी, कागजात या कागजें। तो क्या हो जाएगा, कागजात। कागज का क्या हो जाएगा, कागजात हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़ैया, चिड़ा, चिड़िया या चिड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिड़िया, जो कि है सी आंसर। धेनु का बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए धेनु का बहुवचन रूप क्या होगा, धेनु, धेनून, धेनुए या धेनुए। तो इसका क्या हो जाएगा, धेनुए हो जाएगा। इसमें से भालू का बहुवचन कौन सा है। देखिए भालू, भालुओं, भालुओं, भालुएं। तो ये क्या हो जाएगा, भालुओं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, मतलब इसका बहुवचन नहीं बनता है। तो देखिए ऑप्शन है नारी, दही, आंसू या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, दही। दहिए नहीं होता है, दही हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। देखिए हवा, पानी, सोना या दर्शन। तो क्या हो जाएगा, दर्शन हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है। अब बात करते हैं कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है। देखिए वचन में क्या है, प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या संख्या। तो क्या हो जाएगा, संख्या। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है। देखिए नदी, पानी, पर्वत या बाल, सदा एक वचन में यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, पानी। पानिया नहीं होता है, तो पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखिए ऑप्शन है भक्ति, शिशु, किताब या प्राण। तो इसमें क्या होता है बहुवचन में हमेशा, तो ये है प्राण। अब आगे देखते हैं हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। तो हिंदी में हम लोग अभी देखे हैं, हिंदी में वचन कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। अब आगे देखते हैं, नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए नदी, नदियाँ, नदियाँ, नदियों। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नदियाँ हो जाएगा, न द हर्षिकार। ठीक है। वधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो वधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बधुओं, बधुएं। तो ये देखिए 20 का करेक्ट आंसर है, बधुएं हो जाएगा। अब आगे देखिए तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तिथियां हो जाएगा। तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा, आंसुओं हो जाएगा। चलिए कौन सा शब्द बहुवचन है, इसमें हमको ढूंढना है। देखिए माता, प्राण, लड़का या किताब। तो हमको बताया था कि प्राण हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है। बात शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बातें, बातों, बाताएं या कोई नहीं। तो क्या होता है, बातें। बोलते हैं ना उसने मैं अपने बातों में या बातें में फंसा लिया। तो क्या हो जाएगा, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी, नारियां, नारियों, नारियां या नारियों। तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? तो इसका बहुवचन हो जाएगा नारियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो साधु शब्द का बहुवचन हो जाएगा साधुओं। सारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? सारी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साड़ियाँ। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? देखिए प्राण है, शिशु, भक्त या पुस्तक। तो क्या हो जाएगा? प्राण हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए सूचनाएं, सूचनाएं, सूचनाओं या कोई नीति हो जाता है सूचना का सूचनाएं। तो इस तरह से हम लोग इसके 29 क्वेश्चन को देखें। आप लोग इसका आंसर की देख लीजिए। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसका अगला टॉपिक है उपसर्ग। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो शब्दार्थ, जो शब्दार्थ यानी कि शब्द का अर्थ किसी शब्द से पहले लगकर उसका क्या कर दे? अर्थ बदल दे। देखिए जो उपसर्ग है वो किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अयोग्य शब्द अ शब्दार्थ तथा योग्य शब्द से मिल से बना है और उसने योग्य शब्द के अर्थ को क्या किया? बदल डाला। देखिए अयोग्य जो है ना ये योग्य से बना है और इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अ लगा हुआ। ठीक है, इस तरह से योग्य को हम लोग अ उपसर्ग लगा क्या कर दिए? उसके अर्थ को बदल दिए हैं। ध्यान रहे अ शब्दांश है, शब्द नहीं। देखिए ये शब्द अंश है, ये शब्द नहीं है, इसका आप ध्यान रखना है। इसी प्रकार कुचाल शब्द कु क्या है? उपसर्ग है और चाल से बना है। कु भी शब्द न होकर क्या है? एक शब्दांश है। हिंदी भाषा के शब्दों में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अरबी के उपसर्ग लगे हैं। चलिए आगे हम इसको बात करें तो हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। देखिए संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी में संस्कृत के उपसर्ग निम्नलिखित उपसर्ग है जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। देखिए जैसे अति, तो अति, अंत, अधिकार, पराजय, परीक्षा, प्रचार, प्रतिकार, विफल, सुगम। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं? जो संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसको हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। और भी देखिए अति का अति प्राचीन है, अधि का अधिपति, पराभाव, परि का परिष्कार, प्रसिद्ध, प्रति, प्रत्येक, विजय, सुपथ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? संस्कृत जो शब्द है उसके हिंदी में हम लोग उपसर्ग का यूज करते हैं। अब आगे बात करें तो इसमें देखिए और भी बहुत सारे हैं उपसर्ग जिसका हम लोग यूज करते हैं। अनु हो गया, अप है, अभी है, औ, नी, अन। इस तरीके से हम लोग ये सब संस्कृत उपसर्ग का हिंदी में यूज करते हैं। अब देखिए हिंदी उपसर्ग के बारे में बात करें तो हिंदी उपसर्ग को देखिए जैसे अ है, उन है, ओ या औ, कु, औ, अध, अन, चौ। इस तरीके से हम लोग हिंदी का शब्द का यूज करते हैं उपसर्ग में। और उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के पहले लग के उसके अर्थ को बदल देता है। अब बात करें हम लोग उर्दू फारसी के उपसर्ग, तो उर्दू के फारसी के उपसर्ग देखिए क्या है? कम है तो कम से कमजोर, कमजोर, कम वक्त, कम खर्च। इस तरह से बना। बा से बाइज्जत, बाकायदा, बावजूद, बद से बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। ये सब संस्कृत के शब्द। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, खुश का खुशबू, खुश मिजाज, खुद किस्मत, दरअसल, दर हकीकत, नागवार, नासमझ, नालायक, नादान। इस तरह से ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग है जो अपने हम हिंदी में यूज करते हैं। अब बात करें इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को, तो आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सम उपसर्ग से बना। देखिए सम से क्या बनेगा? संयोग बनेगा, सुकर्ण बनेगा, स्वयं सेवक बनेगा या संतान बनेगा। तो देखिए सम से क्या बन जाएगा? संयोग बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल किस भाषा का उपसर्ग है? देखिए हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है या अरबी का है? तो किसका है? ये अरबी भाषा का है। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? देखिए ना हिंदी से, उर्दू से, फारसी से या संस्कृत से? तो ये आया है फारसी से। अब बात करें बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ब, बद, बे या बा? तो इसमें क्या यूज हुआ है? बद। क्या हुआ है? बद। और चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 49 में कौन सा उपसर्ग है? 49 में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उ है, उत है या उन है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उन। क्या हो जाएगा? उन। निम्नलिखित में से किस शब्द से उपसर्ग नहीं लगा? देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? देखिए लिखा है अधिशासी, प्रशंसा, विनाश या प्रत्याशा। तो आपको बताना है किसमें नहीं लगा है। तो ये देखिए प्रत्याशा में नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रय शब्द से में कौन सा उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? देखिए क्रय, तो क्रय में अगर हम क्या लगा दें? अन नहीं, गलत है। आ गलत है।
ग्रंथ है विक्रय। देखिए क्रय में क्या होता है, खरीदना, और विक्रय में क्या होता है, बेचना। तो इसका देखिए अर्थ क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है, उज, उ, उप या उत। तो इसमें क्या लगा है, तो इसमें लगा है उत। क्या लगा है, उत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परिमाप में उपसर्ग बताइए। देखिए परिमाप में क्या लगा हुआ है, तो आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन देख के। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परि, क्या लगा है इसमें, तो परि लगा। अगला देखिए प्रख्यात में उपसर्ग छाटिए। देखिए पर है, प्र है, परि है या पड़ा है। तो इसमें क्या लगेगा, प्रख्यात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बेइन नाइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, बगैर, बेइन, बेइंसा या बे या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें, बे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। देखिए कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता या निर्बल। तो इस निर्बल, ये तो क्या हो जाएगा इसमें, कुलीन, उपसर्ग रहित, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा गया है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका, आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका क्या कर देता है, उसका अर्थ क्या कर देता है, जुल्म हो जाता है। आचार शब्द पूर्व लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाए, जुल्म लग जाए, हो जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अन, निर, अति, दूर। तो क्या हो जाएगा, अति। ठीक है ना। तो अति इसमें अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए विकास, विवाद, सुंदर या भारतीय। तो किस में हुआ है, विवाद में हुआ। देखिए वाद उसमें लगा है बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर दे, शब्द के, देखिए जो शब्द अंश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये है अव्यय, प्रत्यय, सर्वनाम या उपसर्ग। तो हम लोग इसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का यूज करेंगे। देखिए गमन को विपरीतार्थक बनाना है। देखिए अनु, प्रति, आ या उप। तो क्या हो जाएगा, आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन। तो आगमन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आमीज को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आमीज को विपरीत, देखिए प्र, अनु, नि या प्रति। तो अगर हमको उसको विपरीत बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नि, नि आमीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल धातु के पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मूल धातु के पूर्व जिन शब्दों का योग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। देखिए सप्रिस्य शब्दों को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे, सप्रिस्य। तो अगर इसको विपरीतार्थक बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, देखिए नी, हाँ नी का यूज करेंगे, नी अस्पृश्य। तो क्या हो जाएगा, नी अस्पृश्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए प्र है, प्रति है या प्रत्यु है। तो क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अध्य, अधि, अध्या या अधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधि। अध्यादेश में क्या लगा है, अधि लगा है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपहार, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग क्या लगा गया है। तो देखिए चिरायु में क्या लगा है, ऑप्शन देख लीजिए। ची, चीर, यू या आयु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चीर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, सम, सन, शम्स या संस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सम। आगे देखिए अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में अ, औ, अन या अनु। तो क्या हो जाएगा, अनु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। अनुवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसमें किसी प्रकार कोई उपसर्ग नहीं लगा है, वो है हमारा ओढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, इसमें भी उपसर्ग नहीं यूज हुआ। देखिए सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का यूज हुआ। देखिए विज्ञान में विज्ञ, ज्ञान, बी या अन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी। देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखिए अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ओढ़ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। देखिए स्वा,
स, सु या स्वा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वागत का हो जाएगा सु, सुजोड़ागत। ठीक है, आगे देखें 49 शब्द में निहित उपसर्ग है, 49 में क्या लगा है, ऊन लगा। ये आगे क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए नी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन नहीं है, निहित सही है, निकुंज सही है, निथन भी सही है, निर्गुण देखिए ये गलत है, तो निर्गुण गलत हो जाएगा। नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निर्दोष, निर्जन, निर्देश या निरंजन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निरंजन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है अवचेतन, देखिए अव, अवका या अवक, तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है, देखिए उद्घाटन, तो इसमें क्या यूज हुआ है, उद, उ, अन या उ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स इसके आगे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है इसमें। चलिए अब इसके अगले टॉपिक है, इसका ये आप आंसर की देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। देखिए हम लोग अभी उपसर्ग पढ़ चुके हैं, उपसर्ग का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय के बारे में, तो चलिए इसको प्रत्यय को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। प्रत्यय वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए अभी हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़े, उपसर्ग क्या करता है, शब्द के पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय क्या लगता है, शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ को या शब्द को क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कर देते। देखिए इसमें लिखा हुआ है पट, पट में क्या जोड़ा है, निय प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया, पठनीय हो गया। सज में आवट प्रत्यय जोड़ा तो सजावट हो गया। ना प्रत्यय जोड़ा तो दौड़ना हो गया। हार प्रत्यय जोड़ा तो होनहार हो गया। तो इस तरह से प्रत्यय क्या करता है, शब्दों के आखिरी में लग के उसके अर्थ को बदल देता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ, देखिए यहाँ निय, ना, आवट, हार, ची, ये सब क्या है, शब्दांश है। ने देखिए पठ, दौड़, सच, होनहार और अफीम के साथ साथ देखिए मिलकर क्या किया, पठनीय, दौड़ना, सजावट और होनहार शब्दों का निर्माण कर दिया। अतः निय, ना, आवट आदि ये सब क्या है, तो ये सब प्रत्यय है। तब देखिए प्रत्यय के भेद के बारे में बात करें तो प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत प्रत्यय, एक है तद्धित प्रत्यय। तो देखिए कृत प्रत्यय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कृत प्रत्यय देखिए जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्दों को कृदंत कहते हैं। अगर हम किसी शब्द में कृत प्रत्यय लगाते हैं तो ऐसे शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए लिखना, क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगा देने से नया शब्द बना गया लिखने वाला। ठीक है, अब हम बात करें आगे, जिसमें लिखा है हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय और से निर्मित होने वाले शब्द। देखिए जो कृदंत कृत होता है, देखिए कर्तृवाचक कृदंत जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो तो उसे हम लोग कर्तावाचक कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए पढ़ना, क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगने से क्या लगाने से बन गया, पढ़ने वाला, तो इससे ना कर्ता का बोध होता है। अब देखिए प्रत्यय, देखिए हार कि क्या हो जाएगा, पालनहार, राखन, राखनहार, ऊ से क्या हो जाएगा, खाऊ, चालू, उड़ाऊ, झाड़ू, अक से क्या बन जाएगा, पालक, धावक, पाठक, तो ये सब के आखिरी में लगे हैं। अब देखिए वाला का क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखने वाला, आका का लड़ाका, धमाका, पटाखा, आरी का हो जाएगा अनारी, अगाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी, आलू का झगड़ालू, दयालु, कृपालु, आग का हो जाएगा तैराक, चालाक, ईया का हो जाएगा बढ़िया, घटिया। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए हम लोग कर्ता कारक का देख लिए थे, अब कर्म वचन का कृदंत देखेंगे। देखिए जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो, अगर किसी प्रत्यय से हम लोग शब्द बनाते हैं उससे कर्म का बोध हो तो उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए गा में ना प्रत्यय लगाने से बना गाना, गा में हम लोग ना प्रत्यय लगाए हैं तो ये क्या बन गया, गाना बन गया। तो गाना क्या है, काम है, कर्म है। अब बात करें ये ऑब्जेक्ट प्रत्यय शब्द रूप, देखिए ना लगा गाना, ओढ़ना, नी से बन गया ओढ़नी, सूंघनी, औना से हो गया बिछौना। इस तरीके से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए करणवाचक कृदंत हम लोग देखते हैं कि जिस शब्द से जो शब्द बने, ठीक है ना, वो उससे क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करणवाचक कृदंत कहते हैं। देखिए झूल प्लस आ क्या हो जाएगा, झूला, यानी कि हम लोग आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, ऊ प्रत्यय, ना, नी, इस तरह का प्रत्यय लगा के हम लोग क्या करते हैं, करणवाचक कृदंत बनाते हैं। अब भाववाचक कृदंत के लिए क्या होता है कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए घबराहट,
उसी तरह आहट लगाते हैं, आव लगाते हैं आय, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, लिखावट, बचाव, खिंचाव, लड़ाई, चढ़ाई, इस तरीके से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब देखिए क्रियावाचक कृदंत, इसमें क्या होता है कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया होने का भाव प्रकट हो, क्रिया होने का भाव प्रकट हो, उसे क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। जैसे लिखता हुआ, भागता हुआ, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें कृत प्रत्यय देख लिए, अब देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उससे नए शब्द बनाए। तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगता है और उससे नए शब्द बनाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके योग से बने शब्दों को तद्धितांत, तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। देखिए मानव, मानव क्या है, संज्ञा है तो उसमें ता बन गया, मानवता। अपनापन, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्ययों से निर्मित शब्द को आइए देखते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित, जिससे किसी कार्य के करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कर्तृ तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए सुनार, लुहार में क्या लगा है, आर प्रत्यय, क्या लगा है, आर प्रत्यय। अब देखिए आर प्रत्यय, सुनार, लोहार, ई, तेली, मेली, इया, सुखिया, दुखिया, ची, देखिए खजांची, मसालची, गर से क्या बना है, कारीगर, जादूगर, वाला से बना है गाड़ी वाला, टोपी वाला। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं। अब देखिए हाड़ा का हो जाएगा पालनहारा, लकड़हारा, उवा का मछुआ, गेरुआ। अब देखिए क्या होगा अगला, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है, जिससे भाव व्यक्त हो, ठीक है ना, जिससे भाव व्यक्त हो उसे हम लोग भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिससे आ प्रत्यय लगाने से सराफा, बुलावा, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय शब्द रूप, देखिए आ से क्या बनेगा, तो सराफा हो जाएगा, बुलावा हो जाएगा, आई का हो जाएगा भलाई और बुराई। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं। अब देखिए इसमें और है, जैसे आहट का चिकनाहट, कड़वाहट, ई का गर्मी, सर्दी, पा का हो जाएगा बुढ़ापा, मोटापा, ता का हो जाएगा प्रभुता, लघुता, रंगत का संगत, रंगत संगत, बचपन, लड़कपन, जिंदगी, मर्दानगी। इस तरीके से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब देखिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध बोधक तद्धित कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लोग ईरा प्रत्यय से क्या बनाते हैं, चचेरा, ममेरा। जा प्रत्यय लगाते हैं तो देखिए भांजा, भतीजा। आल प्रत्यय लगा ससुराल, निहाल, ननिहाल, इस तरीके से बनाते हैं। अब इसमें हम लोग लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का भी यूज करते हैं, जिससे लघुता का बोध हो उसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय करते हैं। जैसे ईया प्रत्यय से लुटिया, खटिया। देखिए हम लोग ईया, ई, टी, री, इस तरीके से क्या करते हैं, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का यूज करते हैं। अब बात करें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का, जिससे किसी गुण का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए एला प्रत्यय का लगाते से क्या हो जाए, विषैला, वो विषैला एक तरह से गुण ही है या अवगुण जो बोलिए। ई देखिए धनी, लोभी, गुणवान, धनवान। वंत प्रत्यय लगा दयावंत, कलावंत, एला, विषैला, कसैला, ईला, रंगीला, सजीला। इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब बात करें लू, दयालु, कृपालु, आ, भूखा, प्यासा, ई, वांछनीय, अनुकरणीय। अब आगे देखते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है, जिससे स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए दीर्घई प्रत्यय से पंजाबी, जैसे ई पंजाबी, इससे स्थान का बोध हो, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, ठीक है, बिहारी। अब बात करें वाला, देखिए डेरे वाला, दिल्ली वाला, ईया का कलकतिया, जबलपुरिया, ठीक है। तो इससे किसी स्थान का बोध हो तो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ वहाँ लगाते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ का यूज है। जैसे देखिए पांचवा, दसवां, पहला, ला प्रत्यय, हरा प्रत्यय, जैसे एक हरा, दूहरा, था प्रत्यय, चौथा, रा प्रत्यय, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गणना वाचक तद्धित प्रत्यय में इस प्रत्यय का यूज करते हैं। अब देखिए सादृश्य वाचक तद्धित, जिससे समता का बोध हो उसे सादृश्य वाचक तद्धित कहते हैं। देखिए हरा प्रत्यय से सुनहरा, क्या बना, हरा प्रत्यय से बनाते हैं सुनहरा। सा प्रत्यय से पीला सा, नीला सा, मतलब ये सादृश्य के लिए इसका यूज किया जाता है, तो उसको सादृश्य वाचक तद्धित कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे फ्रेंड्स इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला लठैत, देखिए लठैत में प्रत्यय बताना है आपको। लठैत में क्या प्रत्यय लगा है, त है, एत है। आपको ध्यान रखना प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगता है। तो देखिए त, एत, ऐत या लाठी, इसमें क्या हो जाएगा, ऐत प्रत्यय लगा है, लठैत। चलिए आगे देखते हैं गुलाबी में कौन सा प्रत्यय लगा है, बी है, ई, लाबी,
या गुल, तो इसमें क्या हो जाएगा ये ई दीर्घई। ठीक है, अब देखिए लिखावट में क्या करता है, पड़ता है छाटना है, तो देखिए वट है, ट आवट या खावट, इसमें क्या हो जाएगा आवट, लिखावट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए क इक या नीक, तो सैनिक में क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ईक प्रत्यय। अगला देखते हैं सर्प में कौन सा प्रत्यय है, देखिए अर अर्प या इनमें से कोई नहीं, तो सर्प में हो जाएगा सर्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूमिल में प्रत्यय बताइए, ल लू इल या मिल, तो इसमें क्या हो जाएगा इल प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताना, देखिए मधुरिमा रीमा मा ईमा या मधु, तो मधुरिमा में क्या हो जाएगा ईमा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, देखिए अभियोग, व्यायाम, रचयिता या सर्वनिक्षा, तो किसमें, तो ये हो जाएगा रचयिता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, देखिए हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो ये है ऐसे 30, 28, 50 अनगिनत, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको गिनना पॉसिबल नहीं, अनगिनत ही है। अब देखिए वृत्त धातु में न्यूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए वृतन, वर्त, व्रतन या वात्र, तो क्या हो जाएगा वात्रम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय लगाने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है, देखिए पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक या दैविक, तो गलत पूछा है, तो देखिए पाक्षिक गलत है। पितृ शब्द में ईक लगाने पर क्या बनेगा, देखिए पैतृक पैतृक पैतृक, देखिए लिखा सब पैतृक ही है, आपको लिखावट पर ध्यान देना है कि सही कौन है इसमें से, तो इसमें सही कौन है, ये पैतृक ऐसे लिखा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, पैतृक ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देखिए अलग, विकल, धनिक या पुलक, किसमें हुआ है, तो इसमें धनिक, देखिए इसमें ईक प्रत्यय लगा है। निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना, देखिए कृदंत प्रत्यय से, कृपालु, दुधारू, बिकाऊ या रंगीला, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बिकाऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, देखिए इसमें प्रत्यय लगा है, सजीव, पराजय, कुरूप या मालिन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इन प्रत्यय मालिन। अब आगे देखिए, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियों को दृष्टिगत रखते हुए सभी शब्द को बताइए, देखिए प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें बताना है कि सही शब्द कौन सा है, तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए पूजनीय, पूजानीय, पूजनीय, तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए लिखा है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, देखिए इत है, सित, इक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ईत प्रत्यय हो जाएगा निर्वासित। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत है, तो कृदंत कौन हो जाएगा, चतुराई, मिठास, भिरंत, दुधार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, देखिए ई प्रत्यय, आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, इक प्रत्यय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का देखिए प्रयोग करेंगे, अनुज से क्या बनेगा अनुजा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुजा, आ प्रत्यय। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हो, देखिए क प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है या अक प्रत्यय है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है ये अक प्रत्यय हो जाएगा, बहुत सारे लोग क मार के निकल जाते हैं, ध्यान रखना है अक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तो जो अंत में जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए लचकीला में प्रत्युक्त प्रत्यय क्या है, लचकीला में प्रत्यय क्या है, देखिए ईला, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत आसान टॉपिक होता है हिंदी में, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑप्शन को पढ़िए और थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, आंसर अपने आप आ जाता है। देखिए जो धातु या शब्द के शुरू में शुरू हो उसे क्या, जो धातु या शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है, देखिए अभी बताया तो जो शुरू में जोड़ा जाता है तो वो उपसर्ग होता है। देखिए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, देखिए बह, हाव, आओ या आवा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहाव, तो क्या हो जाएगा आओ करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, देखिए दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा, तो किस में नहीं है, तो नहीं किस में है, देखिए लावा एक पूर्ण शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर, तो किस में लगा हुआ है, तो लगा हुआ है जादूगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए विफल, अकल, पुलक, धनिक, तो किस में हुआ है? तो ये धनिक, इक प्रत्यय देखिए इसमें लगा हुआ है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अगर कृत प्रत्ययों की संख्या बात करें तो कितनी है? तो 28 है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखिए कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ। तो जो कृदंत प्रत्यय है ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? देखिए धुन, धुंध या ला, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय, ई है, धानी है या आनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। देखिए कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इष्ट है, इष्ट है, ठ, स्ठ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसके लिखावट पर ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऊंचाई शब्द में देखिए अई है, इक है, चाई, आई, तो ऊंचाई में क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए समग्रात्मकता में मूल शब्द क्या है? समग्र है, आत्मक है या आत्म है या अग्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा समग्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय किसमें है? ता प्रत्यय सुंदरता, बर्बरता, पछताता या लंगड़ाता, तो इसमें किसमें है? तो ये सुंदरता में है। देखिए सुंदरता, सुंदरता, तो इसमें ता प्रत्यय लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आई प्रत्यय है? देखिए कढ़ाई, सगाई, राई या पढ़ाई, तो किसमें है? तो ये पढ़ाई में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का यूज करेंगे? देखिए पहले भी कुछ हम लोग देख चुके हैं, अनुजा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? देखिए लोग, गण, वर्ग, प्रेस, देखिए प्रेस इसमें क्या है? समूह में नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? तो खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ना, लना, औना या लौना, तो क्या हो जाएगा? औना प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? देखिए धुंधला, ला, धुंध, धुन, धला, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ला प्रत्यय है। कृदंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। देखिए कृदंत में कहाँ जोड़ा जाता है प्रत्यय? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया में, तो ये जोड़ा जाता है क्रिया में। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसके 42 क्वेश्चन को देखें। आप इसका आंसर की देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संधि और उसके भेद। तो इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में संधि और समास के साथ। धन्यवाद।